बच्चों बच्चों हम जो लेसन 6 ले रहे थे इसमें आपने जो समझा था वो था महात्मा जो है, अगर अपन बात करें जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, उनकी शिक्षाएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ठीक है, उनके सारे बारे में, और यह बौद्ध भिक्षु कहाँ रहा करते थे, जैन धर्म में क्या नियम कानून थे जिनकी पालना करनी पड़ती थी, ये सारा हमने पढ़ा था। अब बच्चे हम जो नया चैप्टर ले रहे हैं वो है सम्राट अशोक के बारे में, जिसने अपना पूरा राजपाट का त्याग कर दिया था। एक राजकुमार जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वंश परंपरा आ रही है। तो ये जो सम्राट अशोक थे, क्या उनकी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है, तो उनके बारे में अभी अपन अध्ययन करते हैं। तो आपने बच्चों जो है नोट के ऊपर सिक्के में देखा होगा 4 शेर, 3 शेर बने हुए हैं सारनाथ स्तंभ में, अपना जो चिन्ह है भारत का, ठीक है। तो ये चिन्ह हमको 3 ही दिखाई देते हैं, पर है वो 4, चारों शेर पीठ टिकाए हुए हैं, और नीचे सत्यमेव जयते जो है वो लिखा हुआ है ना। तो ये अपने जो प्रतीक चिन्ह है भारत के, उसमें एक सारनाथ का जो स्तंभ था, क्योंकि तो सम्राट अशोक ने अपने लेख जो है, अपने जो कानून है, आदेश है, ये शिलालेखों पर, स्तंभों पर यहाँ पे लिखवाए थे, और उस स्तंभ के ऊपर शीर्ष भाग पर किसी न किसी जानवर की जो है इसमें आकृति थी। तो कहीं बैल की है, कहीं मोर की है, ये शेर की है। तो इस शेर की इस आकृति को फिर भारत सरकार ने अपने जो है चिन्ह में, प्रतीक चिन्ह में लिया देश के। तो ये चारों शेर जो है इनको पत्थरों को काट करके और बनाया गया है। तो ये जो सम्राट अशोक के बच्चों, ये मौर्य वंश का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ है। तो अब हम कहते हैं वंश किसे कहते हैं? वंश ने एक ऐसा परिवार जिसमें एक के बाद एक उसी परिवार के जो लोग हैं वो शासक बनते हैं। जैसे पिता, पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से जो है वो शासक बनते हैं। तो ये वंश परंपरा कहलाती है। तो सम्राट अशोक भी जो था वो कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश में जो संस्थापक माने जाते हैं मौर्य वंश की, जिन्होंने स्थापना की थी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। और इस वंश से पहले, ठीक है, इस वंश से पहले अगर अपन बात करें तो नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का खात्मा करके चाणक्य की सहायता से, चाणक्य के विद्वान, इनके प्रधानमंत्री जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने जो है इस बात के लिए प्रशिक्षित किया था, और उनकी सहायता से इन्होंने नंद वंश का खात्मा किया था। तो ये चाणक्य भी कह सकते हैं, कौटिल्य भी कह सकते हैं। तो इनकी सहायता से जो ये कार्य हुआ था। राजधानी इस वंश की कहाँ रही? पाटलिपुत्र भी रही, उज्जैन भी रही, तक्षशिला भी रही, ठीक है। तो इन राजधानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता था। तो पाटलिपुत्र, जिसको भी अपन वर्तमान में पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी, ठीक है। तो उज्जैन, ठीक है, तक्षशिला। तो उज्जैन से तो भारत के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से में जाने का रास्ता था, और जो तक्षशिला थी उससे उत्तर जो पश्चिम वाला एरिया, जो वहां से मध्य एशिया की ओर जाने का रास्ता जो है वो निकलता था। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इसमें व्यापारी भी रह रहे हैं, किसान भी रह रहे हैं, पशुपालक भी रह रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी रह रहे हैं। तो सब तरह के जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, और व्यापारी तो है, शिल्पकार भी है, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ पे जीविका अर्जन का क्या था माध्यम, कि लोग जंगलों से भी जो है संग्रहण किया करते थे, फल फूल उसका, पौधों का, ठीक है, सब्जियों का, या जो भी फल फूल जो भी एकत्रित करते थे, वो जंगलों पर जो है ये यहाँ पर शिकार भी करते थे जानवरों का। तो इस तरह से इनकी एक सी वेशभूषा, इनका भोजन वजन सब इसका जो है वो उनको एक करता था। अब यहाँ बात करते हैं राज्य और साम्राज्य, ठीक है। तो राज्य की अगर अपन तुलना करते हैं तो साम्राज्य बच्चों बड़े होते थे, क्योंकि साम्राज्य तो कई राज्यों तक फैला होता था, ठीक है। तो राज्य की अपेक्षा का अपन तुलना करें तो साम्राज्य बहुत बड़े होते थे, ठीक है। इनकी सेना भी बहुत बड़ी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए बड़ी सेना भी चाहिए, और संसाधन भी जो थे बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए क्या पैसा चाहिए, तो पैसे इकट्ठे करने के लिए कर लगाए जाते थे, जिसको अपन कहते हैं टैक्स। तो करों के माध्यम से जो है धन इकट्ठा किया जाता था। तो कर तो होते हैं जो नियमित होते हैं, देना जरूरी होता है, और एक होता है बच्चों नाम नजराना। ये देने वाले अपनी इच्छा से भी दिया करते थे, राजा को प्रभावित करने के लिए, राजा को अपनी तरफ से भेंट दिया करते थे।
इसका कोई नियम नहीं होता था, या नियमित रूप से कभी भी दिए जा सकते थे। अपनी इच्छा पर ये लोग जो है राजा को, सम्राट को जो है, अब उसमें कुछ भी दे सकते हैं, बहुमूल्य चीज भी दे सकते हैं, तो विविध कोई और पदार्थ भी जो है वो नजराने के रूप में पेश किए जा सकते हैं। तो इस मौर्य वंश के साम्राज्य का वर्णन एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और ये था कहाँ का? यूनान का राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो उसने वहां पे उस समय जो कुछ भी देखा उसको अपनी पुस्तक इंडिका में इसने लिखा है। तो उसने एक जिक्र किया है कि एक राजा है, सम्राट है, ठीक है, उसकी सवारी निकल रही है, शोभा यात्रा, ठीक है, उस शोभा यात्रा में राजा बैठा है, रथ में बैठा है या हाथी में बैठा है, ठीक है, वो हाथी और रथ जो है बहुत सजावट की गई है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ जो है राजा को घेरे हुए है, राजा जा रहा है, और राजा के आसपास सैनिक लोग भी हैं, महिलाओं की सेना भी है जो राजा को घेरे हुए है, और बहुत सारे लोग जो है कई तरह के जो है उनके पास हथियार भी उसको लेकर के चल रहे हैं राजा की सुरक्षा में। कई लोग पेड़ लेकर के भी चल रहे हैं, उन पेड़ों पे प्रशिक्षित ट्रेनिंग वाले तोते भी हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे वहां पर हैं, और राजा को देखो कहीं ना कहीं डर भी होता था कि कहीं कोई हमला नहीं कर दे, क्योंकि दुश्मन भी हुआ करते थे। तो उनसे बचाव के लिए राजा के आसपास तो बहुत भव्य चीजें जो है अलंकृत की जा रही हैं, और राजा की भावी जो है एक शाही जो है वहां पर एक तरह से शोभा यात्रा जो है वो निकाली यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पे एक जिक्र और आया है कि जो राजा लोग इनको कहीं ना कहीं इस बात का भय होता था कि कहीं दुश्मन उनके ऊपर हमला ना कर दे या किसी तरीके से उनको मरवा ना दे, तो इसलिए उनका जो खाना है वो भी सीधे राजा नहीं खाते थे, राजा से पहले चखा जाता था किसी और के द्वारा उस खाने को, ताकि अगर किसी ने कुछ मिलाया हो उसमें तो राजा को नुकसान ना पहुंचे। और इसी डर से कि कहीं कोई इनके कमरे में ना आ जाए, हत्या नहीं कर दे, तो कभी भी वो अपने महल में एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग जगह जो है वो हर दिन बदलते थे और उसको वहां पर वो सोया करते। क्या? इसलिए कि कहीं कोई, क्योंकि हमेशा शत्रु जो है मिली भगत करके किसी को अपनी ओर मिला करके सैनिकों को और इस तरह से हमला कर सकते थे। तो ये स्थिति वहां पर थी। फिर इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका उसने जिक्र किया है कि पाटलिपुत्र राजधानी बहुत बड़ी थी, राजा का जो महल था बहुत बड़ा था, किला बहुत बड़ा था, ठीक है, उसमें 570 तो बुर्ज थे, मतलब ऊपरी जो है होते ना जो किले में महल में, और 64 गेट है, द्वार है। फिर जहाँ पे जो घर हैं वो 2-3 मंजिलों के घर हैं, जो लकड़ी के भी बने हैं, ईंटों के भी बने हैं। राजा का महल भी जो लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी के अलावा उसमें बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है, पत्थर से भी बहुत अच्छा इसको जो है वहां पर सुंदर बनाया गया है। इसमें बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं इसमें, ठीक है, और राजा जो इतने बड़े जो है वहां पे महल में रहता, और महल के आसपास बहुत अच्छे से उद्यान बनाए गए हैं, और लोगों के रहने के लिए जो रैन बसेरे जैसे होते हैं उससे उसको खूब अच्छा जो है वहां पर सजाया गया है। तो इस तरह से उसने ये सब जो देखा मेगास्थनीज ने, ये जो हमने बात की थी यूनानी राजदूत, उसने जो देखा उसका वर्णन उसने अपने इस पुस्तक में किया कि किस तरह से लोग रहे। तब सम्राट अशोक के बारे में और जो जानकारी है बच्चों, अपन इसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।